तो शायद आप लोगों को लास्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पढ़ाया जा रहा था, है ना? तो कुछ टॉपिक बच गई हैं जो अभी मैं पढ़ा के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है? तो शायद आपको ये बताया गया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कि सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है। सेकेंड और थर्ड पीरियड में किसका ज्यादा होता है? थर्ड पीरियड का सेकेंड पीरियड से ज्यादा होता है ना सर? ठीक है, तो ये सारी बातें बता दी गई थी। उसमें बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसका होता है? तो आपको याद होगा क्लोरीन का होता है ना? ठीक है, इसमें आपको सारी चीजें बता दी गई थी, लेकिन आप थोड़ा सा दो क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, ठीक है? लिखे, फॉर ऑक्सीजन एंड सल्फर, फॉर ऑक्सीजन एंड सल्फर, फॉर ऑक्सीजन एंड सल्फर determine the species in which addition of first and second electron are easy. Addition of first and second electron are easy. किसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करना इजी रहेगा और किसमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना इजी रहेगा? किस में? ऑक्सीजन और सल्फर में। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, अगर मान लो यहाँ में लिखा है ऑक्सीजन और सल्फर, तो बताइए ऑक्सीजन कौन सा पीरियड का मेंबर है? सेकेंड। और सल्फर कौन सा पीरियड का मेंबर है? थर्ड पीरियड का। तो बताओ किसमें इलेक्ट्रॉन का ऐड करना आसान रहेगा? बताइए, आप ही लोग बताइए भाई, किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है? थर्ड पीरियड का ज्यादा होता है। तो ऑक्सीजन सल्फर में क्या ऑर्डर हो जाएगा? सल्फर का ऑक्सीजन से ज्यादा होगा। ये तो फर्स्ट। अच्छा, अगर हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे तो बताइए सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ऑक्सीजन और सल्फर में किसमें ऐड करना मुश्किल होगा और किसमें आसान रहेगा? जैसे मान लो यहाँ में एक न्यूट्रल एटम है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा, है कि नहीं? क्योंकि देखो भाई, ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो O माइनस बचेगा और सल्फर में आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो S माइनस बनेगा, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वही होता है कि कोई भी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम होता है, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है वही हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। तो अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे, देखो ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें सल्फर में, तो आसान किसमें ऐड करना? सल्फर में। तो किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी? सल्फर का ऑक्सीजन से ज्यादा होगा, क्योंकि थर्ड पीरियड का सेकंड पीरियड से ज्यादा होता है। ये सारी बातें पढ़ लिए थे, है कि नहीं? जैसे फ्लोरीन क्लोरीन में किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा? क्लोरीन का ज्यादा होगा। पूरा पीरियोडिक टेबल में किसका ज्यादा है? क्लोरीन का ज्यादा है। अब मान लो भाई एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में तो ये सल्फर का ही ज्यादा होगा। अब मान लो इसमें अब ये O माइनस है भाई और ये S माइनस है, और यहाँ में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है और यहाँ में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ठीक है? समझ पा रहे हैं ना? तो आप मुझे बताइए O माइनस और S माइनस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ही ज्यादा होगा? बताइए, S माइनस का। क्योंकि आप थोड़ा सा ध्यान देना भाई, इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है ना? और मान लो यहाँ में निगेटिव चार्ज आ गया है, क्योंकि यहाँ में भी इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो निगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन होगा, और यहाँ में भी आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे निगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन होगा, ठीक है? तो यहाँ में क्या हो रहा है कि O माइनस और S माइनस में भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ही ज्यादा हो जाएगा? S माइनस का O माइनस से ज्यादा होगा, ठीक है? समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, ये नहीं होगा कि O माइनस का ज्यादा होगा, ठीक है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हैं, जैसे O और O में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो O माइनस बनेगा, सल्फर में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो S माइनस बनेगा, फिर इसमें भी आपको एक फर्दर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ में इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी O माइनस से ज्यादा ही होगी, क्योंकि वहां में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो यही ऑर्डर है, O ऑक्सीजन सल्फर O माइनस और S माइनस में। तो इसके लिए एक ट्रिक याद करेंगे भाई, जब भी आपको ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है? अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक तो पहला टाइप का क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है? दूसरा टाइप में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, अच्छा बताओ ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी? बताइए, एक्सो या एंडो, मतलब उसका डेल्टा Hg का डेल्टा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी? तो मैं बोला था ना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है कि कोई भी न्यूट्रल एटम होता है, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, तो जनरली हमारे सारे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहते हैं? अट्रैक्ट करना चाहते हैं। सिर्फ कौन कौन नहीं करता है भाई? ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 2 और नाइट्रोजन, ये बताया गया था। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करते तो प्रोसेस कैसी होती थी? एंडोथर्मिक। बाकी से कैसा होता था? एक्सोथर्मिक। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो हमेशा एक्सो होगा, लेकिन दूसरा कैसा हो जाएगा? एंडोथर्मिक। क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। तो आपसे दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ये तो आप कॉपी कर लीजिए। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट का वैल्यू यही होगा, सेकेंड का भी वैल्यू ये होगा।
नेक्स्ट में लिखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू रिप्रेजेंट सेकेंड इलेक्ट्रॉन gain enthalpy, which of the following value represent second electron gain enthalpy of oxygen and sulfur respectively? ठीक है, तो यहाँ में आपको ये लिखा गया है, ये ऑप्शन है और आपको ठीक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज रिप्रेजेंट सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? अच्छा, मुझे बताइए, यहाँ में देखो ऑक्सीजन और सल्फर में मान लो ये न्यूक्लियस है भाई, ठीक है, यहाँ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और यहाँ में भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। मान लो ये ऑक्सीजन है, ये सल्फर है, तो ये ऑक्सीजन को मतलब ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी होगी? सल्फर का, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे रिपल्शन हो जाएगा। क्लियर है ना भाई? तो सल्फर का इलेक्ट्रॉन के प्रति सल्फर में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ऐड करने में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी? सल्फर की। समझ पा रहे हैं ना? तो यही ऑर्डर लिखा गया है। अब वैल्यूज वाइज पूछा गया है। अब आप मुझे बताइए, पहला तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली कैसी होती है भाई? नॉर्मल एलिमेंट का कैसा होता है? नेगेटिव एक्सोथर्मिक होती है। और सेकंड कैसा होता है? एंडोथर्मिक, मतलब उसका डेल्टा Hg की जो वैल्यू होने वाली है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? तो आंसर होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये सेकंड पूछा है कि नहीं? और यहाँ में तो इसका मतलब सी और डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसकी वैल्यू कैसी लिखी गई है? नेगेटिव। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो या तो हमारा यहाँ में ध्यान देना, या में पहला वैल्यू और दूसरा में पहला ज्यादा होगा दूसरा कम होगा, ऐसा बताना है। और मान लो भाई यहाँ में ऑक्सीजन है और ये सल्फर है, ठीक है, यहाँ में O माइनस है और S माइनस है, और यहाँ में आपको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो बताओ किसमें ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए? ऑक्सीजन, साइज छोटा ही है कि नहीं? तो पहली वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होगी, दूसरी वाली वैल्यू कम पॉजिटिव होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? क्योंकि ऑक्सीजन का क्या है, साइज कैसा है भाई? छोटा ही है, मतलब उसका बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। लेकिन आपको तो ऐड करना ही है, तो ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। लेकिन वो वैल्यू पॉजिटिव में होगी या निगेटिव में होगी? तो आंसर पॉजिटिव में होगी। क्लियर है ना? क्योंकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है ऑलवेज पॉजिटिव होती है। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर मान लो ऐसे रेंडमली पॉजिटिव वैल्यू दे दिया है और आपसे पूछेगा, तो पहला वाला ऑक्सीजन का ज्यादा होगा और उसका कम होगा। इसका क्या मतलब है? ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन एफिनिटी नहीं है। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? तो इसका रीजन लिखना है तो लिख सकते हैं, लिख लीजिए रीजन। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज, देखिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। Second electron gain enthalpy is always endothermic. Full stop. Addition of second electron is easier in sulfur. Addition of second electron is easier in sulfur. क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना किस में आसान है? सल्फर में। अगर आसान है तो एनर्जी क्या करना पड़ेगा? ज्यादा देना पड़ेगा कि कम देना पड़ेगा? कम देना पड़ेगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लेस। ठीक है, अब हम लोग एक टॉपिक और पढ़ रहे हैं, यहाँ से नीट में क्वेश्चन एक आया भी है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट में लिखेंगे आप लोग रिलेशन बिटवीन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। रिलेशन बिटवीन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जगह में क्या भी लिखा हो सकता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ रही है। अच्छा, आप थोड़ा सा ध्यान देना भाई, इसमें 3 केसेस बनेंगे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको ये टॉपिक याद भी होना चाहिए क्योंकि नीट में क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी आप लोग समझ ही रहे होंगे। अब मैंने बोला था ना, जनरली जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो कौन कैसी होती है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक। लेकिन कभी कभी वो क्या भी हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, अभी आज की क्लास में सब समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई भी हमारा जैसे फर्स्ट इसमें 3 केसेस हम लोग को पढ़ना है। कोई भी मान लो एक एटम है, गैसियस एटम है, और वहां से आपने क्या कर दिया है, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो बताओ ये जो एनर्जी लगेगा वो कौन सा एनर्जी लगेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम होता है, वहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी है कि नहीं? अब लेकिन इसको उल्टा सोचिए। ठीक है, मान लो कोई एटम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, तो यहां से यहां में ये कौन सी एनर्जी कहलाएगी बताइए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? अरे भाई, कोई भी एटम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, ये बन गया। समझ पा रहे हैं ना? तो एक कोई भी एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना कौन सा एनर्जी होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है कि नहीं? तो मान लो यहाँ से यहाँ में ये एनर्जी कौन सी लगने वाली है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ में क्या होता है, ध्यान देना कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो वैल्यू होता है और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो वैल्यू होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। अगर एक प्लस होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस। अच्छा बताओ, यहां से यहाँ में प्रोसेस कैसी होगी, एंडोथर्मिक। तो ये कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। मतलब दोनों का साइन रिवर्स रहेगा, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। समझ पा रहे हैं ना? तो आप थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं लिखूंगा वैल्यू ऑफ, जैसे यहां में ध्यान दीजिएगा, अच्छा यहाँ में बताइए आयोनाइजेशन एनर्जी एक्स का होगा या एक्स प्लस का होगा, बताइए। एक्स का ना, यहां से तो आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका होगा, एक्स प्लस का। समझ पा रहे हैं ना? तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं लिखूंगा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स गैसियस आयन का जो वैल्यू होगा वो क्या किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एक्स प्लस गैसियस आयन का। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है। समझ पा रहे हैं ना? तो अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर, मान लो कोई भी एटम है, गैसियस एटम है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो वहां से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो जो केटाइन बनेगा उसका जो एनर्जी लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर उसी केटाइन में आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो ये न्यूट्रल एटम बनेगा, उसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है भाई? ठीक है, तो ये पहला केस है कि कोई भी न्यूट्रल गैसियस एटम का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है उसी का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब इसका केटायन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई? तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, अगर ये मान लो -50 है तो ये +50 होगा, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, 50 ही आएगा। ठीक है, ठीक है। तो पहला केस आपको समझ में आ गया। सेकेंड केस क्या होगा कि मान लो हमारे पास में कोई भी एक गैसियस एटम है और वहां में आप क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दे रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, एक्स माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। बताओ कौन सा एटम होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी? आप क्या कर रहे हैं, कोई भी न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है कि नहीं? और मान लो इसका उल्टा सोचिए, तो इसमें से आप तो इलेक्ट्रॉन को निकाल ही रहे हैं, है कि नहीं? और इलेक्ट्रॉन को निकालना कौन सा एनर्जी हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ पा रहे हैं ना? और बताइए यहाँ में क्या लिखा जाएगा कि आयोनाइजेशन, अच्छा बताओ यहाँ में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका है, एक्स का, और आयोनाइजेशन एनर्जी किसका है, एक्स माइनस का। तो लिखा जा सकता है कि देखिए आप क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एक्स गैसियस एटम इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स माइनस गैसियस एटम का दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो। अच्छा आप थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा आप लोग पढ़ रहे थे ना भाई, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, और सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी में ना, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी में तो कभी भी एनायन बनता ही नहीं था। मान लो कोई भी न्यूट्रल एटम है, वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो केटाइन +1 चार्ज आएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो +2 चार्ज आ जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो +3 चार्ज आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो कहने का मतलब है वहां में तो हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी केटाइन का तो पढ़ रहे थे, लेकिन जैसे मान लो कोई भी एटम है एक्स, यहाँ से आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो क्या बनेगा, एक्स प्लस। यहाँ से भी आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, x+2 बनेगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, x+3। यहाँ में आयोनाइजेशन एनर्जी IE1 IE2 ऐसे ही तो पढ़ रहा था ना। और बताइए IE1 IE2 में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, IE2 का। मतलब सेम एलिमेंट का डिफरेंट स्पेसिस है,
और वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ते हैं तो उसमें कभी भी एनायन नहीं आता, केटायन आता है। क्या आता है? केटायन। लेकिन अगर एनायन आ जाए ना भाई आयोनाइजेशन एनर्जी में, देखो यहाँ में लिखा है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स माइनस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एक्स। समझ पा रहे हैं ना। तो जब भी आयोनाइजेशन एनर्जी किसी एनायन का आएगा तो उसका सेम मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ इसका न्यूट्रल एटम का होगा। तो इस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बाद में, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तो सेम ही होगी। अभी आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आ रहा है कि जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। मतलब जब भी हम लोग को ध्यान देना कि केटायन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है उसी का आयोनाइजेशन एनर्जी, उसका इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मान लो कोई भी न्यूट्रल एटम है और उसका केटायन बनाइए तो उसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा और केटायन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। फिर उसी प्रकार मान लो कोई भी न्यूट्रल एटम है और उसका एनायन बनाइए, ठीक है, तो जो एनायन का आयोनाइजेशन एनर्जी होगा और जो न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? मुझे नहीं लगा समझ में आ गया होगा। ठीक है, थर्ड थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो कोई भी लिखा है ए एटम और ये लिखा है ए माइनस, बताओ किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगी? ए का और ए माइनस का। बताइए जल्दी से किसका ज्यादा होने वाला है? ए अभी तक हम लोग एक्स लिख रहे थे तो एक्स ही लिख लेते हैं। बताइए एक्स एटम है और एक्स माइनस है, किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा? एक्स का। क्या इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने वाला है ना? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली होता है पॉजिटिव का, इनवर्सली होता है नेगेटिव का। ठीक है, अच्छा अब आप यहां से बताइए आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ए का और एक्स माइनस में किसका ज्यादा होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका ज्यादा है, इसका मतलब इसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल का बीच का अट्रैक्शन इसका सबसे ज्यादा है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो बताइए आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? एक्स का या एक्स माइनस का? एक्स का। क्लियर है ना भाई? तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स ज्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स माइनस से। क्लियर है ना? लेकिन बताइए कभी भी आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग बताए, देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी एक्स माइनस का कभी आयोनाइजेशन एनर्जी निकाला जा सकता है क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालिए। जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे किसी भी एटम से तो क्या होगा? न्यूट्रल से, क्योंकि न्यूट्रल से ही निकालना है तो केटायन बनेगा, फिर डाई पॉजिटिव आयन बनेगा, ट्राई पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव चार्ज तो बनते रहेगा ना, तो नेगेटिव चार्ज तो आ ही नहीं सकता है कि नहीं? इसलिए यहां से ध्यान दीजिएगा। अगर बताओ लिखा है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स माइनस, तो बताओ क्या क्या बताइए आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स माइनस की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का बराबर होगा कि नहीं होगा? बताइए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बराबर हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रल एटम के बराबर होगा। तो बताइए मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं क्या? ध्यान देना भाई, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स, कोई भी न्यूट्रल एटम है ना, इसका मैग्नीट्यूड ले लो भाई। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? और इसके जगह में आप क्या लिख सकते हैं? बताइए लिख सकते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एक्स गैसेस। ठीक समझ पा रहे हैं ना? तो आप थोड़ा सा ध्यान देना, यहां से हम लोग ये बात लिख सकते हैं कि कोई भी न्यूट्रल एटम का, ध्यान दीजिए आपको समझ में आया है क्या भाई? देखो एक्स और एक्स माइनस लिखा है, इसमें इसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसका अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। किससे ज्यादा होगी? एक्स माइनस से। अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना, यहाँ में कभी भी आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए कोई भी एनायन आएगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा उसका न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से डिसाइड होगा। ठीक है, मान लो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, ठीक है, यहाँ में एनायन है और ये इसका न्यूट्रल एटम है, यहाँ में आयोनाइजेशन एनर्जी है, यहाँ में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आप इसके जगह में आप क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एक्स गैसेस एटम लिख सकते हैं ना, और दोनों का मैग्नीट्यूड लगा दो। तो इसमें बताओ कौन बड़ा है? आयोनाइजेशन एनर्जी बड़ा है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बड़ा है? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो याद रखना पूरा पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वो हमेशा उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से ज्यादा ही होगा। लेकिन यहाँ में दोनों एटम कैसे हैं? न्यूट्रल होने चाहिए। अगर कोई भी दो न्यूट्रल एटम दिया है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, और एक का आयोनाइजेशन एनर्जी, जैसे मान लो, ध्यान देना भाई, अगर मान लो कोई भी न्यूट्रल एटम है ए और बी, समझ पा रहे हैं ना, अगर इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 50 है तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 50 से कम होगा। मतलब कोई भी पीरियोडिक टेबल में जितने भी न्यूट्रल एटम है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से ज्यादा होता है। नहीं समझ में आया? अरे भाई पूरा पीरियोडिक टेबल में कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होती है? क्लोरीन का होता है कि नहीं होता है?
और आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसका होता है? सीजीएम का। पर भाई यहां से देखो, यहां से यहां में सीजीएम ही तो आता है, और यहां से जाता है फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है कि नहीं है? और ऊपर से नीचे जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, सीजीएम का सबसे कम, है कि नहीं? तो बताओ सीजीएम का भी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, इसकी वैल्यू इससे ज्यादा ही होगा। जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, समझ पा रहे हैं ना, उसका भी वैल्यू इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ज्यादा ही होगा। मतलब कहने का ये मतलब है कि कोई भी दो न्यूट्रल एटम देगा, समझ पा रहे हैं ना, कोई भी दो न्यूट्रल एटम देगा तो उस न्यूट्रल एटम का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से हमेशा ज्यादा ही होता है। यही बात आपको समझाना था। कहने का मतलब है कि देखो इलेक्ट्रॉन मतलब कोई भी न्यूट्रल एटम का जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है, उसका केटायन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम सेम होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी न्यूट्रल एटम का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड होता है, उसी का एनायन का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है उसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बराबर होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी न्यूट्रल एटम, देखो यहाँ में न्यूट्रल है, यहाँ में एनायन है, यहाँ में न्यूट्रल है, यहाँ में केटायन है, लेकिन यहाँ में दोनों न्यूट्रल न्यूट्रल है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी न्यूट्रल एटम का ऑलवेज ग्रेटर होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कोई भी न्यूट्रल एटम से। क्या समझ पा रहे हैं? एक नोट डाल के लिख लो, मैं जो ये पॉइंट पे जो बोल रहा था, तो यहाँ में नोट डाल के लिख लीजिएगा। इफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनी न्यूट्रल एटम, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनी न्यूट्रल एटम, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ any neutral atom is always greater than ionization energy of any neutral atom is always greater than इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को शॉर्ट में ऐसे लिखिए डेल्टा एच ई जी, है ना, इसको तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एनी न्यूट्रल एटम। इस पे मैं दो क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपका ये जो रूल है वो थोड़ा आप समझ जाए, है ना। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे इफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ये क्वेश्चन आया हुआ है आप लोग एग्जाम में, ठीक है, तो लिखे इफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, if ionization energy of sodium is 5.1 electron volt, if ionization energy of sodium is 5.1 electron volt, then determine electron gain enthalpy of Na plus ion। तो बताइए क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, सोडियम का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या दिया बताइए? 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है ना, तो Na प्लस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछ रहा है, तो क्या सेम ही होगा, है कि नहीं? हाँ, देखिए यहाँ में जो आयोनाइजेशन एनर्जी, कोई भी न्यूट्रल एटम का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड उसका केटायन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बराबर होता है। समझ पा रहे हैं? पा रहे हैं ना समझ में? फिर वैसे ये अगर ये दे देगा, ये पूछेगा, तो दोनों बराबर होगा मैग्नीट्यूड। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं ना भाई? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे इफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, if electron gain enthalpy of an atom A, if electron gain enthalpy of an atom A is 100 kilojoule per mole, if electron gain enthalpy of an atom A is 100 kilojoule per mole, determine ionization energy of atom B, determine ionization energy of atom B। यूनिट सेम रहेगा किलोजूल पर मोल, है ना। क्या बोला है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कितनी दी है बताइए? 100 किलोजूल पर मोल। कौन सा एटम के लिए? एटम ए के लिए, है ना। अच्छा बताओ, ये एटम न्यूट्रल है, केटायन है, एनायन है? न्यूट्रल है। और आपको क्या पूछा गया है? कोई एक एटम है बी, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बताओ यहाँ में जो कोई एटम बी है भाई, वो बताओ बी कैसा है? केटायन है, एनायन है, न्यूट्रल है? न्यूट्रल है। और क्या पूछा जा रहा है? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अभी ना आपको लिखा गया था कि आयोनाइजेशन एनर्जी कोई भी न्यूट्रल एटम का
हमेशा ज्यादा होता है किससे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का न्यूट्रल एटम से। तो इसका वैल्यू 100 है तो आयोनाइजेशन एनर्जी 100 से ज्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा? 200। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे ना, समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? तो उसके लिए कौन सा रूल लगने वाला है? यही रूल कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कोई भी न्यूट्रल एटम है, उसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है, उसका कोई भी दूसरा एटम न्यूट्रल एटम है, उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से हमेशा वो ज्यादा ही होगी। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? चलिए एक और क्वेश्चन लिख लीजिएगा। डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ determine the correct order of ionization energy for determine the correct order of ionization energy for फ्लोरीन क्लोरीन F माइनस Cl माइनस। अच्छा बताओ, यहाँ में ये एटम कैसा है? न्यूट्रल है कि नहीं है? बोलिए। और यहाँ में ये कैसा है? एनायन। और इसका क्या लिखना है? ऑर्डर लिखना है। किसका ऑर्डर लिखना है? आयोनाइजेशन एनर्जी का। समझ पा रहे हैं ना भाई? अच्छा बताओ, अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो बताओ, इसमें तो आप बता ही सकते हैं न्यूट्रल में फ्लोरीन क्लोरीन में किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा? इतना बता दो भाई, फ्लोरीन का ज्यादा होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? मतलब फ्लोरीन का साइज छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ऊपर से नीचे जाती है, सेल नंबर बढ़ता है, साइज बढ़ जाता है और आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। ये बात मालूम है? तो बताइए फ्लोरीन क्लोरीन में किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा? फ्लोरीन का। ठीक है, अब देखिए एनायन आ गया भाई। और एनायन में आयोनाइजेशन एनर्जी का जो कंसेप्ट होता है वो किससे सॉल्व किया जाता है? देखिए भाई, यहाँ में ध्यान देना, जब भी निगेटिव होगा ना, निगेटिव का जो आयोनाइजेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड होता है वो सेम उसका न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बराबर होता है। तो समझ पा रहे हैं ना? तो इसका मतलब कि एनायन आया है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ में लिख दिया जाएगा, एनायन है तो इसको क्या लिखना पड़ेगा? सॉल्व बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रल एटम। समझ पा रहे हैं ना? न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से इसको सॉल्व करना पड़ेगा एनायन को। अच्छा आप मुझे बताइए, अगर मान लो लिखा है ऐसे, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, बाद में कॉपी करेंगे आप लोग, है ना? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ F माइनस का जो मैग्नीट्यूड होगा, क्या वो बराबर होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ F के बराबर होगा? होगा क्या? ये एनायन है, ये न्यूट्रल है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। उसी प्रकार बताइए, थोड़ा सा ध्यान देंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Cl के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा बताओ, क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम सेम है? ये वैल्यू सेम सेम है। और आप मुझे बताइए, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका ज्यादा होता है? पूरा पीरियोडिक टेबल में तो क्लोरीन का ही ज्यादा होता है, थर्ड पीरियड का सेकंड से ज्यादा ही होता है। क्या ये वैल्यू बड़ी होगी कि नहीं होगी? भाई ये इसका बराबर है, इसका बराबर है, तो ये वैल्यू ज्यादा है तो ये भी वैल्यू ज्यादा होगी। मैं लिख सकता हूँ क्या? ध्यान देना भी, मैं लिख सकता हूँ क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन का जो वैल्यू होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन से तो ज्यादा ही होगा, है ना? अच्छा बताओ, ये किसके जगह में लिख रहे थे आप? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ F की जगह में इसका लिखा जा सकता है ना यार। तो मैं लिख सकता हूँ क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ F माइनस का जो वैल्यू होगा वो कम होगा और किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप लोग? हमको तो क्या लिखना है? ऑर्डर लिखना है। क्या समझ पा रहे हैं ना? ऑर्डर लिखना है, किसका ज्यादा होने वाला है। क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, है ना? तो आयोनाइजेशन एनर्जी F माइनस Cl माइनस में Cl माइनस का F माइनस से ज्यादा होने वाला है। अच्छा आप थोड़ा सा ध्यान देना भाई, यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे हैं? अच्छा बताइए, अब फ्लोरीन क्लोरीन में तो किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है? फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर अब बताइए F माइनस का और Cl माइनस में आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा है? Cl माइनस का। क्या समझ पा रहे हैं ना? आप मुझे बताओ भाई, क्या ये न्यूट्रल एटम है क्या? और क्या ये जो एनायन था, क्या ये भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्या ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना? तो आप मुझे बताओ, किसी का न्यूट्रल एटम, ध्यान देना भाई, एक बार बोर्ड पे दो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, एक बार बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। क्या ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी F माइनस है, क्या वो इसका बराबर है? क्या ये जो एनायन है वो न्यूट्रल एटम के बराबर है? तो कहने का मतलब है क्या ये दोनों का वैल्यू ये दोनों के बराबर है? तो मैं इसकी बात करूं या इसकी, बात तो बराबर ही है ना? कहने का ये मतलब है ये तो न्यूट्रल है और ये दो न्यूट्रल है और ये दो क्या है? ये भी न्यूट्रल है। क्या इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और बताओ, कोई भी न्यूट्रल एटम का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से हमेशा
ज्यादा ही होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो आप मुझे बताओ भाई, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन का वैल्यू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ F माइनस के बराबर हो रहा है कि नहीं? तो कहने का मतलब है ये भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये दोनों न्यूट्रल है और ये भी दोनों न्यूट्रल है। किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से हमेशा ज्यादा होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि F माइनस Cl माइनस से ज्यादा F और Cl का वैल्यू होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू है कि नहीं? क्योंकि भाई ये जो लिखा गया था ना वो FCl है, क्या इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ये क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का न्यूट्रल एटम से कुछ ज्यादा ही होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा ठीक है, यहाँ तक अगर समझ में आ रहा है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो ऑर्डर आपको बताना पड़ेगा। तो बताओ इसमें आयोन, अगर हम इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, बताइए F माइनस और Cl माइनस में किसका ज्यादा होने वाला है? किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा? Cl माइनस का। तो बताओ ये F माइनस और Cl माइनस का होगा, है ना? तो सबसे कम किसका होगा बताओ, अगर पूरा करेक्ट ऑर्डर लिखा जाए तो F माइनस का, उससे ज्यादा Cl माइनस का, फिर बताओ FCl में, और सबसे ज्यादा। तो यही ऑर्डर हो गया। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना? ठीक है, आप सोच रहे होंगे कैसे याद करेंगे, तो आपको ऐसे याद करना है, फ्लोरीन क्लोरीन F माइनस Cl माइनस। ठीक है, एरो घुमाना आता है? घुमाना आता है, ऐसे घुमा दीजिए। और ये वैल्यू कैसी होगी? मिनिमम। और ये वैल्यू कैसी होगी? मैक्सिमम। तो मिनिमम में क्या आएगा? F माइनस, उससे ज्यादा Cl माइनस, उससे ज्यादा Cl, सबसे ज्यादा F। चलिए देखिए, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा दे देगा ऑक्सीजन सल्फर और O से O माइनस, S से S माइनस, ऐसा दे देगा, और आपको क्या लिखना है? ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ऐसे घुमा दीजिएगा। और ये वैल्यू मिनिमम और ये वैल्यू मैक्सिमम, वही सेम कंसेप्ट लगेगा। आप लोग समझ पा रहे हैं ना? तो O माइनस का सबसे कम, S माइनस का, फिर सल्फर का, फिर ऑक्सीजन, वही सेम कंसेप्ट लगेगा। तो ये टॉपिक खत्म हो जाती है जो हम लोग पढ़ रहे थे, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो यहाँ तक खत्म हो जाती है। तो अब एक नया टॉपिक शुरू होगा जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ठीक है, कॉपी हो गया है ना? चलिए ठीक है, तो अब लिखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं भाई, है ना? आप लोग को भी थोड़ा आदत बनाना पड़ेगा, ठीक है, कि अब क्लासेस रेगुलर चलेंगी। मैं भी ऐसे ही बोल रहा था, लेकिन बीच में कुछ घटना हो गया तो जाना ही पड़ेगा। चलिए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे। देखिए, तो अब थोड़ा सा ध्यान देना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक अलग प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, वो एक पार्टिकुलर एटम की प्रॉपर्टीज होती है, एक न्यूट्रल, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम का प्रॉपर्टीज है। समझ पा रहे ना? लेकिन ये एक क्या होता है भाई, कोई भी एटम जो बॉन्डेड एटम है उसकी ये क्या है? प्रॉपर्टीज है। बॉन्डेड एटम मतलब एक एटम दूसरा का साथ में बॉन्ड बना लिया है, उस समय उसकी क्या प्रॉपर्टीज होगी? वो है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या समझ पा रहे हैं ना? लेकिन इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या था कि कोई भी न्यूट्रल एटम है वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। वो एटम कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड, सिंगल होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी वही डिफिनेशन था कि कोई भी सिंगल एटम है, आइसोलेटेड गैसेस एटम है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करो। लेकिन यहाँ में ऐसा सिंगल एटम की प्रॉपर्टीज ये नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? जैसे आप एक थोड़ा सा डिफिनेशन समझिए। अच्छा, मान लो भाई ऐसे लिखा है NaCl, तो आप लोग जानते होंगे NaCl कैसे बनता है? सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है कि नहीं? तो केटाइन बनता है, और Cl क्या करता है? उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो चार्ज होता है माइनस। और दोनों का बीच में ये केटाइन है, ये एनाइन है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, और दोनों का बीच का जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, है कि नहीं? तो आप मुझे बताओ Cl क्या है? नॉन मेटल, और नॉन मेटल का टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन देना या इलेक्ट्रॉन लेना? इलेक्ट्रॉन का लेना। मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो नॉन मेटल का टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लेना, और ये जो बॉन्ड बना है वो बॉन्ड का नाम आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो भाई, ध्यान देना, जैसे मान लो लिखा है H2, जैसे यहाँ में लिखा है HH,
और यहाँ में HF लिखा है और यहाँ में देखना HF लिखा है ना। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना। अब बताओ हाइड्रोजन क्या है, मेटल है नॉन मेटल है? नॉन मेटल। और ये भी क्या है, नॉन मेटल। अच्छा अब थोड़ा सा ध्यान दो, नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल का बीच में बॉन्ड कैसे बनता है? नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है भाई, लेना चाहता है। क्या वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है क्या? नहीं, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो मान लो यहाँ में H और H क्या कर रहे थे भाई, H के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, H के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इस H के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये किसी का इंतजार कर रहे थे कि कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। नॉन मेटल का यही टेंडेंसी होता है, इलेक्ट्रॉन का लेना, ना कि इलेक्ट्रॉन का देना। इलेक्ट्रॉन जो देता है वो मेटल होता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नॉन मेटल होता है। तो ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है और दोनों बॉन्ड बनाना चाहते हैं। ये अभी तक इंतजार कर रहे थे कोई इलेक्ट्रॉन आके दे दे ताकि मैं बॉन्ड बना लूं। लेकिन बताओ क्या इसको कोई इलेक्ट्रॉन देने आएगा? नहीं आएगा। तो ये क्या करेगा भाई, इंतजार करेगा, फिर दोनों आपस में खुद ही मिलके इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेंगे और दोनों का डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है, बॉन्ड बना लेते हैं। क्योंकि दोनों नॉन मेटल है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? और ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रही है। उसी प्रकार यहाँ में भी है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट कहां से आया, मैं वही बता रहा हूँ। तो मान लो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन जो बना है, यहाँ में जो बॉन्ड बना है, उसकी शर्त ये है, मान लो जब दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे तो दोनों का बीच में कुछ एग्रीमेंट होना पड़ेगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ होना चाहिए, है कि नहीं? तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ में होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन ये है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, दोनों इलेक्ट्रॉन को बीच में रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? उसी प्रकार यहाँ में भी हाइड्रोजन का पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, फ्लोरीन के पास भी, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने अपना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया। क्योंकि दोनों नॉन मेटल है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, लेकिन दोनों में किसी ने, कोई दूसरा बाहर वाला कोई एटम नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि ये भी नॉन मेटल ये भी नॉन मेटल, दोनों इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। क्लियर है ना? काफी दिनों तक इंतजार किए, दोनों आपस में बॉन्ड बना लिए, लेकिन एग्रीमेंट ये है कि दोनों का जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का और फ्लोरीन का, कहाँ रखा जाए? तो बीच में रखा गया। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना। अब यहाँ में दिक्कत ये हुआ कि इसमें मान लो दोनों इलेक्ट्रॉन को मान लो बीच में रखा गया, लेकिन इन दोनों में क्या था कि पावरफुल कौन है, मतलब किसकी पावर ज्यादा है? अरे भाई जिसकी पावर ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, है कि नहीं? तो देखा गया कि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है कि नहीं, वो क्या थी भाई? ज्यादा थी। मतलब फ्लोरीन का पावर हाइड्रोजन से ज्यादा था। तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को भाई अपनी तरफ लेके जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? और जब फ्लोरीन का पावर ज्यादा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर अपनी तरफ लेके जाएगा तो फ्लोरीन के तरफ निगेटिव, मतलब उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहे हैं? फ्लोरीन के पास। समझ पा रहे हैं ना? क्या फ्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके भाग जाएगा? नहीं, क्योंकि भाई हाइड्रोजन है, वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है, लेकिन उसका इतना पावर नहीं है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन को बीच में रख पाएगा। समझ पाए? एक बहुत ज्यादा ताकतवर है, दूसरा कमजोर है भाई, लेकिन वो भी क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींच रहा है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन लेके भाग जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो कहने का ये मतलब है कि जो ये बॉन्ड बनेगा कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके ऊपर रहेगी? फ्लोरीन का। समझ पा रहे हैं ना? पहले यहाँ में था तो इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे आधा आधा डिवाइड था, लेकिन जब फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या थी? ज्यादा थी। मतलब फ्लोरीन किसी भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा। अगर खींच लेगा तो इस पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? माइनस। और यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? प्लस। मतलब कहने का मतलब है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ में थे ना, तो इस पे भी आधा निगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी आधा निगेटिव चार्ज, दोनों पे सेम सेम था, दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम थी। लेकिन फ्लोरीन ज्यादा पावरफुल है तो फ्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो बताओ इस पे से निगेटिव चार्ज धीरे धीरे कम होते जाएगा कि नहीं होते जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन तो इसकी तरफ जा रहा है ना, तो इस पे नेगेटिव चार्ज कम करते होते होते क्या आ गया है? पॉजिटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज इस पे ज्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर है ना? तो इस पे क्या हो जाएगा? निगेटिव, पार्शियली निगेटिव चार्ज, क्योंकि ये बॉन्ड टूट नहीं रहा है ना, तो इस पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वजह से ऐसा हुआ। तो इसलिए ये जो बॉन्ड होगा उस बॉन्ड को बोला जाएगा पोलर बॉन्ड। क्या बोला जाएगा? पोलर। ये मॉलिक्यूल कैसे है भाई? पोलर। मतलब ये पोलरिटी डेवलप हो रही है, एक प्लस तो दूसरा माइनस, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये किसका पोलर, किसका वजह से है? ईएन का वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वजह से है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब ऑब्जर्व हो रही है? जब एटम कैसा है? बॉन्डेड।
क्या पार्टिकुलर एक एटम में काम कर रहा है क्या? नहीं, ये जो बॉन्ड बनाया है उसके ऊपर में ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? एक प्रॉपर्टीज होती है किसका? बॉन्डेड मॉलिक्यूल का, और उसमें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन उसके तरफ शिफ्टेड हो जाता है। समझ पा रहे हैं ना? लेकिन हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सारी एक सिंगल एटम की प्रॉपर्टीज थी और ये हमारा बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टीज है। समझ पा रहे हैं ना? तो इट इज ए प्रॉपर्टी इन विच जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। समझ पा रहे होंगे आप? अच्छा, यहाँ में देखो, यहाँ में बताओ, यहाँ में दोनों का पावर सेम सेम है तो कोई किसी को खींच नहीं पाएगा। समझ पा रहे हैं ना? इसलिए ये बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन पोलर। क्यों? कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ। लेकिन यहाँ में चार्ज डेवलप हो रहा है। चार्ज डेवलप होगा तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? पोलर। और जब भी मॉलिक्यूल चार्ज डेवलप तभी हो सकता है जब एक का पावर दूसरे से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जब दोनों का पावर सेम सेम है तो कोई किसी को खींच नहीं पाएगा। मतलब मॉलिक्यूल पे चार्ज 0 0 होंगे, मतलब मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? पोलर नॉन पोलर समझ में आ ही रहा होगा, है ना? पोलर का मतलब पोलरिटी डेवलप होगा प्लस माइनस, नॉन पोलर का मतलब मॉलिक्यूल सेम सेम होगा। जैसे आपको बताया गया था लाहा LaH, है कि नहीं? किस किस को छोड़ता था? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करता था, रिडक्शन कराता था। एल्काइन को कराएगा? अरे भाई, पोलर पाई बॉन्ड को रिड्यूस कराता था ना। क्या एल्काइन कार्बन कार्बन का बीच का बॉन्ड है डबल? कुछ नहीं करेगा क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल कैसे है? नॉन पोलर। एल्डिहाइड को कराएगा, कीटोन को कराएगा, अमाइन को कराएगा, नाइट्रोसो को कराएगा, नाइट्राइड को कराएगा, सबको करा सकता है, सबको रिड्यूस करेगा। लेकिन किस किस को नहीं करता था? एल्काइन, एल्कीन, क्योंकि दोनों में डबल बॉन्ड है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ट्रिपल बॉन्ड होगा तभी भी नहीं करेगा। CO होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा है, कार्बन का। हाँ, तो कुछ याद नहीं आ रही है? चलिए ठीक है भाई, 2 दिन हो गया होगा आपको, 10 दिन तो हो ही गया। तो चलिए ठीक है, ये पोलर, ये नॉन पोलर, मतलब कहने का ये मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा क्या होता है कि बॉन्डेड मॉलिक्यूल में काम करता है और वहां में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो किसी एक के तरफ में क्या होते हैं? शिफ्टेड होते हैं। मतलब किसके तरफ शिफ्टेड होंगे? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होगी। और उसके लिए स्केल बनाया गया है, एक पॉलिंग स्केल और एक मूलिकन स्केल, जिसका वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को मेजर किया जाता है। समझ पा रहे हैं ना? तो यही है टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट क्लास में इसको डिफिनेशन से लिखाया जाएगा। ठीक है।